हेलो दोस्तों, इको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे हैं। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में दिल्ली सल्तनत कालीन व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था को देखे हैं। दोस्त, आज आइए देख लेते हैं दोस्त, उद्योग और व्यापार। तो उस समय उद्योग व्यापार की दशा क्या थी सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में, उद्योग कहाँ तक विकसित हुआ था, व्यापार किन किन देशों से हुआ करता था। तो आइए देख लेते हैं उद्योग और व्यापार के बारे में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। तो ये देखिए, उद्योग और व्यापार 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक का युग भारत तथा अरब जगत के मध्य व्यापारिक संबंधों का स्वर्णकाल कहा जाता था। तो व्यापारियों के समूह को तुजार ए खास कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक का काल व्यापारिक गतिविधियों के लिए चिरस्मरणीय रहेगा। हिंदुस्तान में लोधी शासक स्वयं को ही व्यापारी थे। ये व्यापारी थे। देश के विभिन्न भागों में व्यापारिक वस्तुओं पर कर प्राप्त करने के लिए चौकियां स्थापित की गई, जिनका सर्वोत्तम उल्लेख में नहाजुद्दीन सिराज के तबकाते नासिरी में मिलता है। आगे देख लेते हैं दोस्त, अगला आयात देख लेते हैं दोस्तों, क्या किन किन चीज़ों का आयात होता था मित्र। तो देखते हैं आयात। घोड़े विभिन्न देशों से मंगाए जाने वाले व्यापारिक माल में घोड़े का आयात सर्वोपरि था। इब्न बतूता मार्को पोलो तुर्किस्तान एवं ईरान से घोड़े के निर्यात का उल्लेख करता है। दोस्त, अस्त्र शस्त्र घोड़े के बाद हथियारों का विशेष स्थान था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सैयद अब्बुल हसन अल इबादी राज्य के पैसे से अस्त्रों का व्यापार करता था। दास इब्न बतूता इल्तुतमिश के दरबार में चीन व्यापारियों द्वारा तुर्की दास लाने का उल्लेख मिलता है। अलाउद्दीन के काल में खिताई एवं तुर्की दास लड़कों एवं लड़कियों के आयात का प्रसंग मिलता है। अदन एवं मिस्र से बराबर दासों का व्यापार होता रहता था। मेवे तथा फल ईरान से भारत में अंगूर आता था। इब्न बतूता लिखता है कि भारत आने वाले विदेशी यात्रियों द्वारा भेंट में लाई गई वस्तुओं में सूखे मेवे प्रमुख थे। निर्यात किन किन देशों के साथ होता था और किस किस चीज़ का निर्यात होता था। तो देश आइए देख लेते हैं। लोहा एवं हथियार मार्को पोलो ने लाहौर से इस्पात के निर्यात किए जाने का उल्लेख किया है। सूती वस्त्र, भारत में सूती वस्त्र उत्तम किस्म का होता था, जिसे अनेक देशों में निर्यात किया जाता था। बाबरनामा में भारतीय श्वेत वस्त्रों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। नील, भारत में नील का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। लाहौर एवं बयाना नील के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इसके अतिरिक्त जड़ी बूटी, मसाले, शक्कर आदि निर्यात किए जाते थे। दोस्त, आगे देख लेते हैं भैया, सिक्के देख लेते हैं दोस्त। तो प्रारंभ में दिल्ली सुल्तानों ने भारत में प्रचलित सिक्कों को अपनाया, इसलिए मोहम्मद घोरी के सिक्कों पर उनका नाम दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित है। दोस्त, मोहम्मद बिन तुगलक को टकसालों का राजकुमार कहा जाता था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं दोस्त, अगला आगे आइए देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा संबंधी महत्वपूर्ण प्रयोग किए। एडवर्ड टाइज उसे धनवानों का युवराज कहता था। उसने सोने का नया सिक्का चलाया, इसे इब्न बतूता ने दिनार कहता है। उसने सोने एवं चांदी के सिक्के के बदले अर्दली नामक सिक्के जारी किए, जिसका वजन 140 ग्रेन के बराबर था। फिरोज शाह तुगलक अर्धा और विख नामक क्रमशः आधे एवं चौड़ाई के तांबे और चांदी के मिश्रित 2 सिक्के चलाए। तांबे के सिक्कों को सल्तनत काल में दिरहम कहा जाता था। दोस्त, आगे देख ले, सल्तनत कालीन शब्दावली क्या है दोस्त। अख्ता अर्थात हस्तांतरित लगान अधिन्यास, यह भूमि का वह विशेष खंड है जो सैनिक एवं सैनिक अधिकारियों को बांटे जाते थे, परंतु उसे भूमिखंड के मालिक नहीं थे, केवल उनके लगान का ही उपभोग कर सकते थे। अख्ता प्राप्त करने वाले अधिकारियों में मुख्ता, अमीर, एक कभी मलिक भी कहा जाता था। आमलाक
आमलाक अथवा मिल्क वह भूमि होती थी जिसे धर्म संबंधी तथा अन्य दान के कार्यों के लिए प्रदान किया जाता था। यह वंशानुगत भूमि थी। इतलाकी क्या था दोस्त? तो यह वह भूमि होती जिसका प्रबंध सुल्तान अपने द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों से करवाता था। इदरार विद्वानों तथा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली धार्मिक सहायता थी दोस्त। आगे देख लेते हैं मित्र। आइए देख ले सल्तनत काल के प्रमुख विभाग एवं उसके नाम एवं कार्य। तो ये देखिए, दीवान ए विजारत वजीर विभाग था दोस्त। मुख्यतः वित्त संबंधी कार्य और लोक लेखा प्रशासन के कार्य करता था दोस्त। दीवान ए आरिज सैन्य विभाग होता था दोस्त। दीवान ए रिसालत विदेश विभाग होता था। दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग था दोस्त। दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्त। दीवान ए मुस्तकराज राजस्व विभाग था। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने द्वारा स्थापित किया गया था। और दीवान ए खैरात दान विभाग, इसे फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। दीवान ए इस्तेहाक पेंशन विभाग, ये गयासुद्दीन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। दीवान ए बंदगाह, ये दास विभाग था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। दीवान ए वकूफ व्यय विभाग था, इसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने स्थापित किया था। दीवान ए कजा ममालिक न्याय विभाग था दोस्त। और नाइब ए ममलिकात बहराम शाह ने इसे नियुक्त करवाया था। आगे देख लेते हैं दोस्त। आइए आगे। उस्र इस्लामिक राज्य मुसलमानों की भूमि, कृषि भूमि को उस्र भूमि कहते थे। उस्र भूमि के लिए जाने वाले लगान को उस्र कहते थे। यह तुर्की मुस्लिम पर लगता था। लिबाइच रुई भरी पोशाक थी दोस्त। सदका एक प्रकार का धार्मिक कर था। मैमार इमारतों का निर्माण करने वाला अधिकारी। दादवेग शहर का अधिकारी। बलाहार साधारण किसान। जहादारी शासन प्रबंध या राजव्यवस्था। जिम्मी किसी देश का विजयोपरांत भी जो प्रजा इस्लाम स्वीकार करती थी और जजिया देना स्वीकार कर लेती थी, गैर मुसलमान थे वो। फवाजिल या फाजिल अधिशेष भू राजस्व। फिकह इस्लामिक धर्म नीति के ज्ञान को फिकह कहते हैं। वंजारा भूमक्कड़ अनाज व्यापारी तथा करवा नियान। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला मसाहत भूमि की पैमाइश को कहा जाता था दोस्त। मिल्क विद्वानों को तथा धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान किए जाने वाली भूमि मिल्क कहलाती थी। यह वंशानुगत होती थी। मुशर्रफ गांव में किसानों से भूमि कर वसूल करने वाले अधिकारी। वक्फ व धन संपत्ति अथवा भूमि जो धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित कर दी जाती थी। विलायत राज्य का सबसे बड़ा भाग अथवा प्रांत प्रदेश विलायत कहलाता था दोस्त। अगला सदका एक प्रकार का धार्मिक कर। हुलिया सैनिक का पूर्ण विवरण। ससगनी चांदी का एक छोटा सिक्का जो 6 जीतलों के समकक्ष होता था। सल्तनत काल में सुल्तान के अधिकार से मुक्त भूमि को मूरलैंड के अनुदान कहा। यह अनुदान मिल्क वफ तथा इनाम थे। इस प्रकार भूमि पर किसी प्रकार का कर नहीं लगता था। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख वीडियो। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगे। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।